हम लोग बाकी के एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? वो लॉस जो अक्सर नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है और जिसकी उम्मीद हम लोग नहीं करते, जैसे चोरी हो गया, सामान थेफ्ट हो गया, गुड्स डैमेज्ड बाय फायर हो गया, है ना, या फिर स्टॉक डैमेज बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब अक्सर नहीं होते, कभी कभी होते। तो ऐसे अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया तो क्या होगा? अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसको परचेजेस से माइनस कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के परचेजेस से माइनस कर देंगे। और क्या करेंगे? इसको पीएल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। जितना हमारा लॉस हुआ वो एक्सपेंस को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो चीज़ हमारा लॉस हुआ था वो हम इंश्योरेंस भी करे थे, मतलब अभी जैसे हमारे पास 10,000 का लॉस हो गया है और हम लोग 6,000 का इंश्योरेंस करके बैठे थे उसमें, ओके, 6,000 का इंश्योरेंस करके बैठे थे। तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस से 10,000 माइनस कर देंगे, है ना। पीएल अकाउंट के डेबिट में से हम लोग कितना? 4,000 माइनस करेंगे, ओके, जितना लॉस हुआ है, क्योंकि 6,000 तो हमारा इंश्योरेंस में हो गया था ना, इंश्योरेंस क्लेम हो गया ना। तो उसमें क्या करेंगे? हम लोग बैलेंस शीट में एसेट में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिख देंगे उसको, है ना। कितना? 6,000 जो बचा था। ये तभी आता है जब लॉस, मतलब हमारे लॉस में इंश्योरेंस का क्लेम रहा होगा या इंश्योरेंस क्लेम हुआ होगा। वरना नॉर्मली इधर क्या लिखते? 10,000 इधर लिखते और फिर पीएल में भी 10,000 लिख देते हम लोग, है ना। ऐसा था, समझ गए। फिर दूसरा आता है चैरिटी इन गुड्स। कोई चीज़ हम लोग चैरिटी में गुड्स दे दिए तो उसमें क्या करेंगे? इसमें भी हम लोग परचेज में से माइनस कर देंगे और पीएल में भी डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, है ना, क्योंकि वो एक्सपेंस लॉस है हमारे लिए एक तरीके से। फिर गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल्स, सैंपल बांट दिए तो वही सिंपल है, जो चैरिटी करे सैंपल में बांटने का भी वही है, परचेज से माइनस पीएल में डेबिट, ओके। फिर ड्राइंग्स कर लिए। अब हम लोग ड्राइंग करे हैं तो क्या करेंगे? ड्राइंग करे हैं तो परचेजेस से माइनस कर देंगे, गुड्स निकाले हैं तो परचेजेस से माइनस कर देंगे, उतना गुड्स कम हो गया। और क्या करेंगे? बैलेंस शीट में जो कैपिटल होता है ना, उस कैपिटल में हम लोग इसको माइनस कर देंगे, समझ गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिलके बनता है। जैसे कि क्या? एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट हो गया, है ना। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक लॉन्ग टर्म खर्चा है, मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, है या नहीं। मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा वो हमको, आज मतलब करे है एडवर्टाइजमेंट तो 2 साल 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। और क्या है? उसको हर, मतलब हर साल हर महीने में वो ऐड के लिए पैसा देना पड़ता है, तो रिकरिंग हो गया, तो दोनों नेचर पकड़ते हैं ना। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट का कोई खर्चा हो गया, है या नहीं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे और बैलेंस शीट के कैपिटल में उसको माइनस कर देंगे, ठीक। और बैलेंस शीट के एसेट में उसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। एसेट साइड में सर, जैसे कि अब जैसे कि हमारा खर्चा हो रहा है, क्वेश्चन में हमको ऐसा दे देगा कि नीचे एडजस्टमेंट में देगा कि 1/5 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, है ना, इज पेड दिस ईयर, ओके। 1/5 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 50,000, मतलब 50,000 का हम लोग एक चौथे, मतलब 5 साल हमको पे करना है, उसमें से एक साल का 50,000 में से एक साल मतलब 10,000 का हम लोग इसी साल पे कर दिए। तो पीएल अकाउंट में डेबिट में 10,000 लिखेंगे एक्सपेंस में, और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग उसको 40,000 लिखेंगे, ठीक। 50,000 का था ना। और फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 10,000 आएगा और इधर 30,000, फिर नेक्स्ट ईयर 10,000 इधर 20,000, फिर नेक्स्ट ईयर 10,000 इधर 10,000, फिर खत्म हो जाएगा ऐसे, समझ गए। तो ऐसा इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फिर आता है मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर का कमीशन है, हमको मैनेजर को कमीशन देना है, तो ये तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसको तो सबसे पहले हम लोग पीएल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक। और क्या करेंगे? मैनेजर का कमीशन हमने देना देर देर से दिए हम लोग, तो क्या करेंगे? ये हमारे लिए एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गया, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो गया, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, मैनेजर कमीशन दो तरीके से दिया रहेगा।
एक ऐसा दिया रहेगा मैनेजर कमीशन, ऐसा लिख देंगे क्वेश्चन में, एडजस्ट में दिया रहेगा मैनेजर्स कमीशन इज क्या बोलते हैं चार्ज्ड एट द रेट 10%, फिर दिया रहेगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो कभी भी याद रखना, अगर बिफोर चार्जिंग दिया है, अगर बिफोर चार्जिंग का दिया है तो उसमें क्या आएगा, उसमें हमारा आएगा नेट प्रॉफिट, है ना, इनटू जितना परसेंट का दिया है, मतलब जितना पर जैसे 10% दिया है तो 10, ओके, इनटू रेट बाय 100 नॉर्मल, ठीक। और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया है तो उसका होगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस जितना रेट दिया रहेगा वो, ओके। जैसे अब 10% दिया है तो 10 बाय 110, और अगर 5% दिया है तो 5 बाय 105, ऐसा समझ गए। फिर आता है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होता है जिसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, ये आफ्टर बैलेंस शीट बनता है, मतलब नोट्स में बनता है। ये कहाँ बनता है, जो नोट्स बाद में हम लोग बनाते हैं ना, उसमें बनता है ये। सर कैसे, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है। अब मान लो कि हमारे पास एक क्या बोलते हैं 1 करोड़ की ज़मीन है, उसके ऊपर केस चल रहा है। तो अब तो या तो हम उसको हमारे ऊपर डायरेक्ट एसेट या लाइबिलिटी उसको नहीं मान सकते ना, तो वो हमारे लिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। तो मतलब जब तक कि वो केस हम लोग के फेवर में नहीं आते हैं, हाथ से नहीं जाता, तो हम लोग उसको एक तरीके से लाइबिलिटी मान के रखेंगे, पर वो कॉन्टिजेंट है, मतलब कंफर्म नहीं हुआ है वो, इसलिए हम लोग उसको नोट्स में लिख देते हैं, और वो कहीं पर भी कोई भी रिकॉर्ड में कोई भी अकाउंट में वो शो नहीं होता है। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा था जिसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज कर दिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा मतलब मान लो मशीन का कुछ बनाने का था, तो उसको मशीन अकाउंट में नहीं जोड़ के हम लोग रिपेयर अकाउंट में कर दिए। तो सिंपल है, इसका क्या करना है आप जल्दी जल्दी बताओ। सिंपल है, जो रिपेयर अकाउंट में जोड़े मतलब एक्सपेंस अकाउंट में जो जोड़े उसको माइनस कर देंगे, और फिर जो हमारा एसेट अकाउंट है तो उसमें प्लस कर देंगे, सिंपल। और फिर वहीं पर अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में मान लिए, मतलब रिपेयर का खर्चा था, हम लोग उसको मशीन में क्या बोलते हैं, मतलब रिपेयर नहीं, मतलब उससे रिलेटेड कोई छोटा मोटा सामान का खर्चा था, उसको हम लोग मशीन में लिख दिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक्सपेंस में इसको प्लस करेंगे और एसेट में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, समझ गए। फिर आता है गुड्स सोल्ड एंड ओमिटेड। ओमिटेड मतलब भूल जाना, हम लोग सामान बेचे और ओमिट कर गए। तो सिंपल है यार, सबसे पहले तो सामान बेचे तो उसको सेल्स में ऐड कर दो, क्योंकि हम लोगों ने सेल किए। और जिसको बेचे मतलब डेटर को बेचे तो डेटर में ऐड कर दो इतना पैसा। फिर गुड्स परचेज एंड ओमिटेड, मतलब किसी सामान खरीदे और भूल गए, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो परचेज करें ना, तो परचेज में ऐड कर दो, हम लोग एक और एक सामान खरीदे, प्लस जिससे खरीदे वो क्रेडिटर हो गया हमारा, तो क्रेडिटर को लिए भी ऐड कर दो, ठीक है। फिर ये वाला बच्चों, ये जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है, ये हम लोग सबको नहीं देते, कोई खास आदमी को देते हैं। मान लो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है रेहान, ठीक है। तो मेरा क्या है, रेहान ने मेरे को बोला कि वाहिद मेरे को तुम एक हाइलाइटर दे दो, और मैं देखूंगा, अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं ख़रीदूंगा, नहीं लगा तो नहीं लूँगा। तो ऐसे ही देखते देखते कई दिन हो गए, तो वो तो हमसे ख़रीदा नहीं है, पर हमने क्या करा है, हमने उसको सामान दिया तो हमने क्या कर दिया, अपने सेल्स में तो उसको रिकॉर्ड कर दिया है हमने, है ना। वो फिर सोच के बताएगा कि लूँ या नहीं लूँ, नहीं लूँ या लूँ, ऐसा बताएगा, है या नहीं। तो वो क्या है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब उसको यूज़ करेगा, कुछ दिनों के बाद वो बताएगा, तो वैसा। तो अब मान लो वो बताया ही नहीं, हमारा कॉल ही नहीं उठाया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि नहीं वो सेल तो क्या बोलते हैं, वो तो अब खरीदेगा नहीं, वो कभी फ्यूचर में आकर हमको लौटा देगा, तो ऐसा बोल के हम लोग दोस्ती के नाते दे दिए। तो क्या करेंगे, सेल में तो हम लोग ऐड करे थे, तो सेल से उसको माइनस कर देंगे अब, ठीक। और क्या करेंगे, हमारे जो डेटर था, हम लोग तो उसको डेटर मान लिए थे ना, कि वो हमें को बाद में पैसा देगा, पर हमको तो अब वो नहीं सोचना है, तो हम लोग उससे भी उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, वही जो एसेट था जो हमसे ख़रीदा था, वही चीज़ को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक में कहाँ कहाँ ऐड होगा, एक तो बैलेंस शीट का क्लोजिंग स्टॉक में ये ऐड हो जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक रहता है ना ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके क्लोजिंग स्टॉक में भी ये ऐड हो जाएगा, ठीक। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, कि ये जो सेल्स और डेटर में जो अमाउंट माइनस होगा वो सेलिंग प्राइस में माइनस होगा।
सेलिंग प्राइस में माइनस होगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक में जो अमाउंट हम लोग लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे कि क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस में लिखेंगे। ठीक, अब मतलब हमने उसको 500 रुपये में बेचा, लेकिन हमने तो उसको 400 रुपये में ख़रीदा था ना, तो हम तो क्लोजिंग स्टॉक में तो 500 ऐड नहीं कर सकते ना, क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग 400 ही ऐड करेंगे। लेकिन सेलिंग प्राइस में हम लोग क्या है, 500 माइनस करेंगे सेल्स में और डेटर में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग 400 ऐड करेंगे, वो बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग अकाउंट में भी। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है।